Now students, in this video we will learn what the political radicalism and economic crisis of Germany. जर्मनी का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या होता है? इम्प्रूवमेंट या सुधार। जर्मनी में पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या क्या लॉस हुआ जर्मन को, क्या क्या बैड इफेक्ट और रहे जर्मन के, वो इस वीडियो में जानेंगे। एंड अब देखते हैं डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो बाहर के कुछ ग्रुप्स ऐसे थे वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। सोवियत स्टाइल, जिस तरह रशिया में बहुत सारे सोवियत बनी होती थी, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो उसी तरह की गवर्नमेंट की डिमांड आगे बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं सोशलिस्ट्स, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स। ये थ्री मेजर ग्रुप्स थे जर्मन में जो चाहते थे, दे मेट एट द वाइमर प्लेस पर मिले, उनकी मीटिंग हुई टू सेव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए ये तीनों ग्रुप्स वाइमर में मिले थे और एक वाइमर रिपब्लिक बनाया गया। सेव क्या होता है? किस चीज को सेव बनाना, एक नई रूल से या कोई भी चीज बनाकर प्रिपेयर करना होता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की प्लानिंग थी। द एंग्लिश स्पार्टासिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कुछ स्पार्टासिस्ट एक दूसरा ग्रुप था। मान लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पार्टी जैसा संगठन होता है, जैसे इंडिया में आरएसएस है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, ऐसे स्पार्टासिस्ट थे। तो एंग्लिश मींस क्या होता है? एंग्री। तो वो एंग्री स्पार्टासिस्ट ने जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। उन्होंने अपनी अलग कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। 1923 का ईयर बहुत ही क्राइसिस से भरा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से भरा था। 1923 का ईयर पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। ठीक है, जर्मनी हैड टू फाइट वार लार्जली ऑन लोन। यहां मेन बात आती है, जर्मनी को वार में शामिल हुआ था, जर्मनी ने जो युद्ध किया लार्जली ऑन लोन। तो उसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, ज्यादा उसका जो एक्सपेंस हुआ था उस एक्सपेंस के लिए उससे लोन लेना पड़ा था बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत बढ़ चढ़कर लोन लिया गया, बहुत, यानी कि उसका रिसोर्सेज काफी लॉस हुए एंड हैड टू पे गोल्ड। बाद में उसे गोल्ड के रूप में पे करना पड़ा था। इट मींस लोन लिया गया, उसे इंटरेस्ट के साथ देना पड़ा, यानी कि कई गुना ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया था उसे इस बार के बाद, क्योंकि लोन लेकर युद्ध किया गया। ठीक है, दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स। इससे क्या हुआ? जर्मन के गोल्ड रिजर्व जो थे, गोल्ड के भंडार जहां थे, वो डिप्लेट हुए। डिप्लेट मींस क्या होता है? खाली हो जाना। डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स, जहां जहां रिसोर्सेज थे उसके रिसोर्स एरियाज, रिच मिनरल एरियाज वो डिप्लेट हो गए, क्योंकि उसे पेमेंट करना पड़ा। बाद में कैसे करना पड़ा था? जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे। बाद में जर्मनी ने जो भी कर्ज उस पर था, क्योंकि पूरे देश पर संकट था और पॉपुलेशन की डिमांड्स और पब्लिक डिमांड्स और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बहुत सारे थे, उनको खर्चे को पूरा करना मुश्किल था जर्मनी के लिए, तो उसने पेमेंट देने से रिफ्यूज कर दिया। एंड फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो फ्रांस ने जर्मन के लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज को ऑक्युपाई कर लिया। ऑक्युपाई क्या होता है? कब्जा कर लेना, कंट्रोल में। तो जर्मनी के लीडिंग अच्छे जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे उन पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जर्मन फ्रांस का पेमेंट नहीं कर पाया था जो उसने उधार लिया होगा जर्मन फ्रांस से। तो ये ऐसी सिचुएशंस आने लगी थी। तो जर्मन आगे क्या करेगा इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए? अब देखेंगे जर्मन सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया? जर्मन प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। पेपर करेंसी उन्होंने बहुत तेजी से प्रिंट करना शुरू कर दी। Now
जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी रेगुलरली। इकोनॉमिक क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए, पैसे की पूर्ति करने के लिए जर्मनी ने क्या किया, पेपर करेंसी रेगुलरली यानी कि बहुत तेजी से पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, तो कोई भी कंट्री ज्यादा इलीगली नोट प्रिंट करेगा तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, खुद से पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। जो चीज 100 रुपीज मिल रही थी वो और ज्यादा महंगी मिलेगी, 500 में 1000 मिलेगी जाकर, क्योंकि नोट ज्यादा हो जाएंगे पूरे मार्केट में, तो नोट की वैल्यू गिर जाएगी और महंगाई फैल जाएगी पूरे देश में। तो वही जर्मनी में हुआ, क्योंकि इलीगली उन्होंने नोट छापना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब अप्रैल टू यूएस डॉलर, अप्रैल से इन अप्रैल जर्मन मार्क की जो वैल्यू है अप्रैल में क्या थी, अप्रैल में देखिए कितने यूएस डॉलर बराबर थी, 2400 मार्क्स। $1 यानी एक यूएस डॉलर की कीमत 2400 मार्क्स हो गई जर्मन मार्क्स। आप इस चीज और समझेंगे, मान लीजिए कि 70 रुपीज का $1 होता है, इंडिया की करेंसी 70 रुपीज, $1 की कीमत 70 रुपीज के आसपास रहती है, 68 हो, 69 हो या 70 हो। तो यहाँ पर एक यूएस डॉलर 2400 जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया, 2400 के बराबर हो गए अप्रैल के मंथ में। अब आगे मंथ बढ़ते हैं, जुलाई में क्या हुआ, जुलाई मंथ में जर्मन मार्क्स यानी कि $1 की कीमत होगी जुलाई मंथ में 35,000, 3,53,000 मार्क्स ये दिया है पैराग्राफ में दिया है। तो जुलाई में जाकर के 3,53,000 मार्क्स जर्मन $1 की कीमत हो गई थी। अब अगस्त में जाकर के ये कीमत क्या हुई, अगस्त में, इन अगस्त 461,000 मार्क्स यानी कि 46 लाख 21,000 मार्क्स हो गए, यानी कि यहाँ पर $1 की कीमत आ रही थी अगस्त में जाकर के। देन इन दिसंबर में $1 is equal to 98,860,000 मार्क्स। दिसंबर तक देखिए 98 करोड़ हो गया, 8,60,000, 98 करोड़ 8,60,000 मार्क्स के बराबर $1 हो गया। इसका मतलब जर्मन मार्क की कीमत कितनी गिरती जा रही है, वैल्यू नहीं रही उस पैसे की। इसीलिए क्या था कि लोग पूरे बैग में भरकर नोट ले जाते थे और तब उस बैग के बराबर उन्हें गुड्स मिलती थी, परचेज करते थे। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स, ये रेट क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोर्ड, मतलब गुड्स की कीमतें बढ़ने लगी। डेली यूज की सामान जो परचेज करते हैं लोग, सब्जी परचेज कर रहे हैं मार्केट में, जो डेली यूज की चीजें हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस सिचुएशन क्या कहेंगे हम, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो जर्मन में एक हाइपर इन्फ्लेशन फैल गया और इस वजह से जर्मन और वीक होने लगा। उन्होंने सोचा तो यह था कि ज्यादा करेंसी छाप देंगे तो पैसा हो जाएगा और सारा कर्ज चुका देंगे, लेकिन इसका अपोजिट हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में, और इलीगली नोट उन्होंने छाप दिए थे, तो इसलिए जर्मन मार्क की कीमत गिरी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ेंगे बुक्स में।